बदलते भारत की शान। रात को रात क्या कह दिया मैंने, सुनकर बौखला गई ये दुनिया। आप जानते ही हैं, जो दिखता है हम वही कहते हैं और जो सत्य है उसे ही समझते हैं और उसे ही आपको समझाते हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना फेवरेट शो जिसका नाम है सच के साथ। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। डीडी किसान की बेहद शानदार प्रस्तुति जो हर मंगलवार और गुरुवार को मैं आपके लिए लेकर आता हूं। और अब जानते ही हैं, ये सिर्फ शो भर नहीं है, ये सच पे चलने का एक संकल्प है जिसे मैं और आप पिछले 10 महीने से कम लगभग निभाते आ रहे हैं और आगे भी ये कारवां चलता रहेगा, इसकी पूरी उम्मीद है। वैसे कैसी रही दिवाली? सब कुछ ठीक ठाक, बढ़िया? रोशनी का त्योहार जगमगा रहा होगा अब भी, उम्मीद है मुझको, और यूं ही जगमगाता रहे ये चाहता भी हूं मैं। वैसे आज हम बात कर रहे हैं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को लेके। आज मन में जितने सवाल आपके रहे हैं ना, उन सारे सवालों को एक एक करके हम ढूंढने की कोशिश करेंगे और यकीन मानिए आज के इस शो में आप समझ पाएंगे कि खाद्य प्रसंस्करण है क्या। अब एफडीआई को कितना ये प्रोत्साहित कर रहा है, अगर एफडीआई के बारे में भी जानना चाहते हैं तो वो भी आज चर्चा हो जाएगी। और रोजगार, यानी जब खाद्य प्रसंस्करण की बात हम ग्रामीण रोजगार के साथ जोड़कर देखते हैं तो फिर ये तस्वीर कितनी और बड़ी हो सकती है, कितनी चुनौतियां हैं कम से कम इस इंडस्ट्री के आगे जो आने वाले समय में हमें और आपको देखने को मिल सकती है। क्या उसके लिए हमारी पूरी तैयारियां हैं? तो सवालों की लंबी फहरिस्त इस विषय को लेकर आपके जहन में हो सकती है, लेकिन आज यकीन मानिए सिर्फ 50 मिनट मुझे दीजिएगा। इस 50 मिनट में आपके सारे सवालों का हल आपके सामने इसी शो में होगा। आप हमारी इस कोशिश को सराह रहे हैं, ये भी मैं जानता हूं, क्योंकि आपके रिएक्शंस, आपके कमेंट्स मुझे समय समय पे बताते रहते हैं कि सच के साथ का साथ निभाने की कसम आपने भी खा ली है। मेरे शो की रवायत है, एक डिटेल रिपोर्ट में आपको दिखाता हूं, उस रिपोर्ट के बाद लौटते हैं तो फिर अति विशिष्ट मेहमानों का बेहद उत्कृष्ट पैनल मेरे साथ इस शो में जुड़ता है, जो आपके सारे सवालों का जवाब मेरे माध्यम तक और आपके माध्यम से हम तक पहुंचाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के शो की, जिसका नाम है सच के साथ। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास से ग्रामीण बेरोजगारी के साथ गरीबी, खाद्य सुरक्षा, महंगाई, बेहतर पोषण और भोजन की बर्बादी जैसे मसलों को हल करने में मदद करने की लगातार कोशिश की जा रही है। समय समय पर सरकार की कोशिशों में इसके संकेत भी हमको स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। आंकड़ों की माने तो मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र के कुल रोजगार प्राप्त लोगों का 12.2% अकेले खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्षेत्र में है, जबकि कुल भारतीय निर्यात में कृषि खाद्य निर्यात की हिस्सेदारी 10.9% है। अब यहां आपके लिए यह भी जानना जरूरी हो जाता है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्या है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का मतलब ऐसी गतिविधियों से है जिसमें प्राथमिक कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण कर उनका मूल्यवर्धन किया जाता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे डेयरी उत्पाद, दूध, फल और सब्जियों का प्रसंस्करण, पैकेट बंद भोजन और पेय पदार्थ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के अंतर्गत आते हैं। खाद्य प्रसंस्करण के जरिए दूध, मांस, समुद्री खाद्य पदार्थों में से हानिकारक कीटाणुओं को समाप्त कर उनमें अन्य पोषक तत्व मिलाकर खाने योग्य बनाया जाता है। किसानों का अतिरिक्त लाभ सुनिश्चित करना भी इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इतना ही नहीं, नई आर्थिक क्रियाओं को बढ़ावा देना, रोजगार के नए अवसर सृजित करना, पोषण स्तर में सुधार करना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, कृषि में विविधता को बढ़ावा देना, निर्यात आय को बढ़ावा देना भी इसका अहम हिस्सा है। कुछ आंकड़ों पर नजर डालें तो खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है। इसका निर्यात में लगभग 13% और औद्योगिक निवेश में 6% का योगदान है। इस क्षेत्र ने एफडीआई यानी पर्याप्त प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी आकर्षित किया है, जिससे वर्ष 2014 से 2020 तक
4.18 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश हुआ। इतना ही नहीं, 2024 के आखिर तक 9 मिलियन से ज्यादा रोजगार और सृजित होने की उम्मीद है। इसके अलावा अनुमान यह भी है कि वर्ष 2030 तक भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा खाद्य और खाद्य प्रौद्योगिकी उपभोक्ता बनने के लिए बिल्कुल तैयार है, क्योंकि घरेलू खपत चौगुनी होने की संभावना है। तो आज सच के साथ कार्यक्रम में जानने की कोशिश करेंगे कि खाद्य प्रसंस्करण की वजह से खेती में विविधीकरण और व्यवसायीकरण को कितना प्रोत्साहन मिला है, इससे किसानों की आमदनी को बढ़ाने में कितनी मदद मिली है, रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने में खाद्य प्रसंस्करण कितना प्रभावी साबित हुआ है। साथ ही ये भी जानने की कोशिश होगी कि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में आगे कितनी चुनौतियां हैं। तो एक छोटी सी रिपोर्ट हमने आपको दिखाई और उसके बाद विस्तार से चर्चा करेंगे और समझेंगे भाई खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के आगे क्या चुनौतियां हैं, क्या अवसर हैं और रोजगार की दृष्टि से ये कितना फलदायी है हमारे लिए और आपके लिए। मेरे साथ बेहद खास मेहमानों का खास पैनल जुड़ रहा है, परिचय मैं आपका कराता हूं एक एक करके। मेरे साथ मिनहाज आलम जुड़ रहे हैं, एडिशनल सेक्रेटरी हैं MOFPI से। सर स्वागत आपका मेरे शो में। मेरे साथ डॉक्टर अलका जोशी जुड़ रही हैं, सीनियर साइंटिस्ट है पूसा से हमारे साथ जुड़ रही हैं। मैम स्वागत आपका हमारे शो में। पद्मश्री सुल्तान सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रोग्रेसिव फिश फार्मर हैं, बताएंगे कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कितनी फायदेमंद है। और पंडित प्रेम बरेलवी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अक्सर मेरे शो में आते हैं और अपनी राय रखते हैं। सबसे पहले मिनहाज सर आप ही से शुरुआत करता हूँ। सर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग सीधी भाषा में पहले समझाइए मेरे व्यूवर्स को, ये है क्या सर? जी, हमारे यहाँ एग्रीकल्चर एक मेन कंपोनेंट है लोग के जीवन के लिए, और भारत में 50 से 60% लोग कृषि पर निर्भर हैं। तो लेकिन जो भी कृषि के प्रोड्यूस होते हैं, ये हमें ज़रूरी है कि ये प्रोड्यूस का वेस्टेज नहीं हो, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस कम किए जाए। इसके लिए ज़रूरी है कि ये जो फूड प्रोडक्ट्स हैं इसको हम लोग वैल्यू ऐड करें और हम लोग मार्केट में लाएं। तो इसी के लिए जो प्रसंस्करण उद्योग है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, पूरे इंडिया में काम कर रही है। और इसका काम है कि जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो रहे हैं उसका पूरी तरह से उसको यूज़ किया जा सके, उसको वैल्यू ऐड करके कंज्यूमर्स के पास पहुंचाया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को दाम मिल सके, क्योंकि एक एश्योर्ड प्राइस किसानों को मिल जाएगा अगर इंडस्ट्री रहेगी तो। इसलिए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इंडिया में एक बहुत ही सनराइज सेक्टर है और भारत के लिए ये बहुत ही उज्ज्वल भविष्य इस इंडस्ट्रीज का। ठीक है डॉक्टर अलका, कितना आवश्यक और समय के अनुरूप आपको लगता है कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री या फिर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है, इस समय की कितनी बड़ी मांग है? हाँ, बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। समय की मांग तो है ही, क्योंकि आप इसे एक मैटर ऑफ फैक्ट कहिए कि नंबर ऑफ वर्किंग लेडीज़ बढ़ती जा रही हैं और न्यूक्लियर फैमिली बढ़ती जा रही हैं। जितने हमारे पास मैन पावर यानी घर में काम करने वाले लोग कम होंगे, उतने ही ज़्यादा हमें प्रोसेस्ड प्रोडक्ट अपने किचन में चाहिए। तो हर एक घर एक उपभोक्ता है, हर एक पर्सन एक उपभोक्ता है प्रसंस्कृत उत्पाद का, क्योंकि आज के पास हमारे पास टाइम बहुत कम है। रेडी टू ईट प्रोडक्ट, रेडी टू कुक प्रोडक्ट की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। क्योंकि आप देखिएगा कि आज के दौर में, इतने कंपटीशन के दौर में सबके पास टाइम बहुत कम है, तो प्रसंस्कृत उत्पाद जितने हमारे पास रेडी टू कन्वीनियंट प्रोडक्ट होंगे, उतना ही ज़्यादा प्रसंस्कृत उत्पाद या प्रसंस्कृत इंडस्ट्री का कहना चाहिए आगे बढ़ने का और उसके फ्लरिश होने का, उसके उन्नत होने का चांस उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाता है। तो ना केवल एक और आप देखेंगे कि हमारे देश की जनसंख्या इतनी बड़ी जनसंख्या है, वो जनसंख्या एक तरफ तो चिंता का विषय है, लेकिन वो जनसंख्या आप मान के चले एक बहुत बड़ा हमारे लिए मार्केट भी है, उपभोक्ता भी है। तो यानी कि प्रसंस्कृत जो इकाई है उनके लिए एक बहुत बड़ा एक कहना चाहिए सुनहरा भविष्य है कि उपभोक्ता ही बहुत ज़्यादा है। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि भारत हर कमोडिटी के उत्पादन में पहले, दूसरे नहीं तो तीसरे नंबर पे आता है। यानी कि हमारे पास रिसोर्सेज भी हैं और आपके पास उपभोक्ता भी है। तो आपको क्या चाहिए? बस प्रसंस्करण चाहिए, यानी कि आपको ऐसे डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट चाहिए मार्केट में जिसके लिए पहले से उपभोक्ता मौजूद है। तो बहुत इसमें बहुत कहना चाहिए बहुत आयाम और बहुत संभावनाएं और बहुत अपॉर्चुनिटी है। लेकिन डॉक्टर अलका, जितने उपभोक्ता हैं उसके हिसाब से हमारी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है या अभी हमें उसे मैच करने में थोड़ा और समय लगेगा? नहीं, अभी हम बहुत पीछे हैं। अच्छा। हाँ, अभी हम बहुत पीछे हैं। देखिए, जब अब मान के चले
2004 और 5 में हम आंकड़ा पढ़ते थे कि हम लगभग 2 से 3% प्रोसेस करते हैं, और आज ये आंकड़ा 2024 में अभी भी ये 7% को टच किया हुआ है। और अगर आप बहुत विकसित देशों की बात करें तो ये आंकड़ा वहाँ 55 से 60% है। तो यानी कि हमारे पास स्कोप बहुत है, हमारे पास गैप बहुत है। हम उस गैप को, ये गैप तो हमारे पास है ही ना, सामने ही सामने दिख रहा है हमारे पास गैप, कि हमारे पास रिसोर्स भी है, हमारे पास उपभोक्ता भी है। हमें 7% से 70% वाला गैप तो हमें दिख ही रहा है कि ये गैप तो हमें फिल करना ही है। तो ये बिल्कुल सच है बात कि हम अभी बहुत पीछे हैं प्रोसेसिंग के सेक्टर में, जहाँ पे हम कहाँ लैग कर रहे हैं मसल में? इसलिए एक तो लैग करने का ये रीज़न है सर कि हमारी जो फूड हैबिट थी, आज तक बनी वाली जो हैबिट थी, हम बहुत जल्दी प्रोसेस प्रोडक्ट को अपने रोज़मर्रा के जीवन में उतारने में कतराते थे। दूसरा अवेलेबिलिटी, प्रोसेस्ड प्रोडक्ट जितने डाइवर्सिफाइड आपको शहर में मिल जाएंगे उतने आपको गांव में नहीं मिलेंगे। और इंसान कहते हैं, मानव की जो ये जीव है ना, ये डाइवर्सिफिकेशन चाहती है। जितनी विविधता होगी उतना ही उपभोक्ता आगे आके इसे लेगा। तीसरा, आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जिसे कहते हैं, यानी कि आपकी इनकम भी उतनी होनी चाहिए कि प्रोसेस्ड प्रोडक्ट को ले पाए, क्योंकि मूल्य संवर्धन के बाद आपका प्रिजर्वेशन लाइफ तो बढ़ती है प्रोडक्ट की, लेकिन उसका कॉस्ट भी तो बढ़ता है। उपभोक्ता की उतनी परचेजिंग पावर भी होनी चाहिए। लेकिन अब क्या हुआ, पिछले कुछ सालों में हमारे देश का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, यानी कि लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ी है, इसीलिए प्रसंस्कृत उत्पाद को इतना ज़्यादा अटेंशन मिला है और प्रसंस्कृत उत्पाद को लोग लेने के लिए आगे आए हैं। और दूसरा, मैंने आपको बता दिया कि जैसे जैसे आपकी न्यूक्लियर फैमिली बढ़ेंगी, वर्किंग फोर्स हमारे घर से बाहर जाएगा, उतने ज़्यादा प्रसंस्कृत उत्पादों के लिए लोग आगे बढ़ेंगे। और हमारा अभी तक क्यों ये कंस्ट्रेंट रहा, क्योंकि धीरे धीरे बढ़ा ना ये चीज़, धीरे धीरे हमारे वर्किंग स्टेप्स बाहर निकले, धीरे धीरे हमारी लाइफ ज़्यादा बिजी होती जाएगी। जो जितना ज़्यादा ये आगे बढ़ता जाएगा, शहरीकरण जितना ज़्यादा होता जाएगा, प्रसंस्कृत उत्पाद उतने ही ज़्यादा हमारी रोज़मर्रा की डाइट में आते जाएंगे। पर क्या हमारा हेल्थ कॉन्शियस होना भी इसकी तरफ हमारा अट्रैक्ट ना होना है? नहीं, हेल्थ कॉन्शियस तो सर देखिए, अभी जो FSSAI जो अभी हमारी इतनी स्ट्रिक्ट हो गई, कई सारे प्रोसेस फूड को लेके कई तरह की गाइडलाइंस आती रही है ना मैम, कई क्वेश्चन मार्क्स भी होते रहे। हाँ, देखिए इसमें FSSAI को मैं बहुत कमेंडेबल उनका जॉब है। जहाँ भी डेविएशन होता है FSSAI तुरंत स्टेप लेती है। और हेल्थ कॉन्शियस, अब हमारे कंज्यूमर जो है वो बहुत हेल्थ कॉन्शियस है, बहुत अच्छी बात है। जब हेल्थ अवेयरनेस होती है तो इंडस्ट्री भी अपने को बहुत अच्छे से कहना चाहिए, बहुत अच्छे से रिसर्च करके अपने प्रोडक्ट को उतारती है। इट इज़ नॉट कि हमने कुछ भी मिक्स कर दिया और मार्केट में उतार दिया। अब कंज्यूमर बहुत हेल्थ अवेयर है, उन्हें हर चीज़ का नेचुरल रिप्लेसमेंट चाहिए, नेचुरल कलर चाहिए, नेचुरल एडिटिव चाहिए, सॉल्ट कम चाहिए, शुगर कम चाहिए। धीरे धीरे कंज्यूमर इसके लिए अवेयर हुआ। अब देखिए मार्केट में इतने सारे प्रोडक्ट हैं, जो बहुत कम ही प्रोडक्ट हैं जो टोटली जंक फूड की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन बहुत सारे प्रोडक्ट हेल्थ कॉन्शियस और अवेयर पर्सनस को ध्यान में रख के बनाए जा रहे हैं कि कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े, शुगर ना बढ़े। ये किसका है कि हेल्थ अवेयर पर्सन है, हेल्थ अवेयर कंज्यूमर है, और उनके लिए अब मार्केट में प्रोडक्ट है। तो जब वो अवेयरनेस है लोगों में और मार्केट में अवेलेबिलिटी हो, यानी कि अवेयरनेस भी हो और अवेलेबिलिटी भी हो, तभी ये जो आपके ताना बाना पूरा बनता है और तभी कंज्यूमर उसे ले पाते हैं। फिलहाल अभी हम पीछे हैं पर उसमें। ठीक है, हमारे साथ सुल्तान जी भी हैं। तो सुल्तान जी, खाद्य प्रसंस्करण और ग्रामीण रोजगार, इसके बीच की इक्वेशन आप समझाइए सर, क्योंकि आप तो खुद प्रोग्रेसिव किसान के तौर पे, एक फिशरमैन के तौर पे आप काम कर रहे हैं सर। ये कितनी एक बीच का जो मैकेनिज्म है उसे समझने की जरूरत है। सबसे पहले मैं सर 2 चीज प्रोड्यूस करता हूँ, मैं सब्जी भी पैदा करता हूँ और मछली भी पैदा करता हूँ। अच्छा। आज के जो दौर है हमारा प्रोसेसिंग का दौर है। अभी जो हमारे हिंदुस्तान में 2-3 तरह की ऋतु आती हैं, इन ऋतु में हमारी सब्जियां, जैसे अब ठंड ज़्यादा पड़ेगी, ओपन खेत में जैसे टमाटर है, टनों के हिसाब से हमारा ख़राब होगा। अगर हम उसको प्री मैच्योर तोड़ के और उसको प्रोसेस करके और मार्केट में लेके आए तो हमारी ये फसलें बच जाएंगी। तो ये गवर्नमेंट को चाहिए हमारी, तो इसको हम प्री हार्वेस्टिंग करके और इसकी हम प्रोसेस करके और इसको 1 साल की सेल्फ लाइफ करके इसको मार्केट में दें ताकि कंज्यूमर तक वो टाइम से पहुंच सके। इसी तरीके से मार्केट मछली की है। मछली यहाँ क्या है, हिंदुस्तान के अंदर 3-3.5 महीने का सीजन मानते हैं खाने का लोग। अच्छा। जो दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 4 मंथ मानते हैं। 8 महीने मछली के लिए, मीट के लिए, चिकन के लिए, ये बिल्कुल ही हमारे लिए एक तरह से खाली रहते हैं, हम इसमें कुछ भी नहीं कर पाते। अच्छा। क्योंकि इसमें
जो ये 4 महीने हैं इसमें लोग ये मानते हैं वो एक गवर्नमेंट को फार्मर को एक ऐड के जरिए या एक किसी चीज़ के जरिए डिपार्टमेंट के जरिए कंज्यूमर तक ये बात पहुंचाए। मछली 12 महीने खाई जाती है, चिकन 12 महीने खाया जाता है और मटन भी 12 महीने खाया जाता है। इस तीनों चीज़ों के अंदर जो सबसे बढ़िया जो मीट है वो मछली का मानते हैं। डॉक्टर भी ये कहते हैं भी मछली हर आदमी 98% लोग जो 50 एज हो जाती है तो मोस्टली सबको डायबिटीज हो जाती है। तो उस डायबिटीज के दौरान जब डॉक्टर पे हम जाते हैं, इसका ऐसा कोई इलाज नहीं है भाई हम दवाई से ठीक हो सके या एक्सरसाइज से ठीक हो सके। सिर्फ डॉक्टर भी इसको ये मानते हैं भी मछली खाएं तो डायबिटीज ठीक होगी। अगर हम शुरू से ही थाली के अंदर अपने खाने के अंदर हम 10 ग्राम या 20 ग्राम या 30 ग्राम डेली प्रोसेस फूड मछली का अगर उस खाने के अंदर डलवाएं और तो इस बीमारी से छुटकारा पड़ सकता है। नंबर 1 ये है। नंबर 2, जितने भी पहले हमारे जितना जो ये प्राइमरी स्कूल थे इनके अंदर क्या था, ये मिड डे मील जो जाता था तो इसमें हमारे को पहले मिल्क पाउडर का मिल्क मिलता था और दूसरे पौष्टिक आहार मिलते थे बच्चों को। अब वो उनकी थाली से भी सारा गायब हो चुका है। तो मैं ये कहता हूँ वीकली, एक वीक में मछली, एक वीक में अंडा, इस तरीके का अगर मिड डे मील में अगर स्टार्ट प्रोटीन बढ़ाया, बिल्कुल प्रोटीन बढ़ा जाए तो बच्चों को हम कुपोषण होने से बचाएंगे। तो उसके साथ साथ हमें जो हम ये चीज़ हम तैयार कर रहे हैं प्रोसेसिंग का, जो मान लो जैसे 1 साल का हमने प्रिजर्वेशन करके या उसको विदाउट प्रिजर्वेशन डाल के और उसको ऑर्गेनिक हमने मार्केट में डाला है, तो हमारा प्रोसेस फूड जो है ना वो मार्केट में इतना ज़्यादा चलता नहीं है। लोग ये कहते हैं तो खराब होगा, ये मानते हैं। हाँ, ये मानते हैं, पहला क्वेश्चन ये आता है। लेकिन ये हमारी सरकार को, हमारे साइंटिस्टों को, इन लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा किसी न किसी तरीके से, एक वर्कशॉप लगा के, एक मीटिंग करके, इस तरीके से इन लोगों को अवेयर करना पड़ेगा। प्रोसेस फूड हम सबसे बढ़िया मानते हैं। तो डॉक्टर अलका जो कह रही थी कि अभी हम वो आंकड़ा नहीं छुपा रहे, उसकी एक वजह ये भी है। बिल्कुल है सर, बिल्कुल है, डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मैं इनको तो यही, मेरा जो आइडिया है मैं इनको यही दूंगा भी हर गाँव में जाए। ज़्यादातर हमारा जो प्रोडक्ट है, देखो शहरों में तो 80% लोग अवेयर हैं इन मामले में, उनको तो हमें समझाने की जरूरत नहीं है। ज़्यादातर गांव देहात से जो लोग आते हैं उनको इस चीज़ का अवेयरनेस करना हमें बहुत ज़रूरी है और उनके लिए हमें ये कैंप लगाने बहुत ज़रूरी है। सब पंचायतों द्वारा इकट्ठा करके उन लोगों को बुलाए और उनको ये समझाए भाई हमारा जो प्रोसेस फूड है ये सबसे बेस्ट है, इसमें हमारा खाने में इसमें इतना प्रोटीन है, इसमें इतने कैलोरीज है। तो इस तरीके से उनको अगर हम बातें समझाएंगे तो समझ जाएंगे। ठीक है, प्रेम सर भी हमारे साथ हैं। तो प्रेम सर, जो क्वेश्चन मार्क है, जो अविश्वास है, जो विश्वास की कमी है, क्या वो खाद्य प्रसंस्करण इंडस्ट्री के आगे सबसे बड़ा रोड़ा है? बीइंग अ जर्नलिस्ट, आपका एनालिसिस क्या कहता है इस पूरे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को लेके? जी, कहीं ना कहीं ये तो है कि अभी भी लोगों में एक धारणा ये बनी हुई है कि अगर हम रखा हुआ यानी खाद्य प्रसंस्कृत फूड खाएंगे तो हमें नुकसान कर सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में ख़ास तौर से ये चीज़ें हैं। लेकिन अगर हम देखें अपने इतिहास में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे यहाँ अचार बनाने की, मुरब्बा बनाने की और शहद जैसी चीज़ें या गुड़ जैसी चीज़ें, जितनी कहते हैं ना, जितना पुराना शहद, जितना पुराना गुड़ उतना फ़ायदेमंद, ये सब चीज़ों की बड़ी परंपरा रही है। और मैं समझता हूँ कि पूरे विश्व ने अचार और मुरब्बा बनाने की तकनीक, यहाँ तक कि चटनी बनाने की तकनीक हमसे सीखी है। आज लेकिन हम पिछड़ते जा रहे हैं। इसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ एक तो प्रसंस्कृत खाद्यों में सुरक्षा का मानक कहीं ना कहीं डगमगाया हुआ है। इसे तो हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि अभी 5वें नंबर पे हम हैं और 4थे नंबर पर चीन हमसे पहुंच गया, आगे निकल गया है, जो कि पहले पीछे हुआ करता था। उसके प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ विदेशों में ज़्यादा निर्यात होते हैं, हमारे कम हो रहे हैं। और अभी कुछ आपने देखा ही था कि कुछ प्रश्न चिन्ह लगे थे कई मसालों वगैरह पे और चीज़ों पे। तो इस तरह की चीज़ें हम जो करते हैं, या और भी कुछ ब्रांड हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन पे भी क्वेश्चन मार्क लगे थे, उन पे भी सवाल उठे थे और उनके कई देशों ने प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ वापस किए, ऐसी खबरें सामने आई। तो हमें इन मानकों का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। काम नहीं कर पा रहे ना, इसका मतलब? जी जी, बिल्कुल, हमें इन मानकों पर ध्यान रखना पड़ेगा। और हमें भारत की छवि को, देखिए
जो खाद्य पदार्थ है ना वो व्यक्ति के सीधे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। सही बात है। और कोई भी व्यक्ति इस पे रिस्क नहीं लेना चाहेगा, जोखिम नहीं उठाना चाहेगा कि वो कुछ खाए और बीमार पड़ जाए। तो इसमें बड़े ही लोग कॉन्शियस होते हैं, बहुत ही मतलब पहला थॉट तो हमारा यही आता है ना कि ताजा बनाएंगे ताजा खाएंगे। हाँ, पहला थॉट ये आता है। तो कोई भी घर में गृहिणी है, महिला है, हम भी हैं, अकेले भी कोई रह रहा है तो सोचता भाई जितनी ज्यादा कोशिश की जाए कि भाई हम ताजा बनाए ताजा खाएं। बिल्कुल, लेकिन तो अगर ये थॉट रहेगा तो फिर ये जो प्रोसेस फूड है उसकी तरफ हम जाएंगे ही नहीं। सर, इसमें एक दो चीजें मैं अभी बताना चाहूंगा आपको। एक तो मैं अभी सरकार की ओर ध्यान ले जाना चाहूंगा, जहां उन्होंने 30 जून 2024 तक लगभग मेरे ख्याल से 588 खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को स्वीकृति दी, मंजूरी दी। और इसके अलावा लघु जो सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्कृत उद्यम है वो लगभग 92,539 समथिंग हैं, उनको उन्होंने मंजूरी दी है 30 जून तक। और ये बढ़ रहा है। अभी आप देखें जैसे समुद्री खाद्य प्रसंस्करण की बात आई तो ये काफ़ी ज़्यादा है, अभी ये 26% से ऊपर है। और जो हमारा जो खाद्य प्रोसेसिंग जो शाकाहार है उसमें अभी हम पिछड़े हुए हैं, काफ़ी पिछड़े हुए हैं। और ये अभी वही 9-10-12% के बीच में है कहीं। तो ये एक चीज़ है। और हमारे यहाँ जबकि बहुत ही हमारे यहाँ जैविक खेती हुआ करती थी अब से 3 दशक पहले तक, और वो ख़त्म होती जा रही है। ये एक बड़ी समस्या है। उसकी वजह से हमारे जो प्रसंस्कृत फूड है ना वो फेल हो जाते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि अब डिमांड जो है, अब मांग जो बढ़ रही है वो जैविक पदार्थों की बढ़ रही है, खाद्य पदार्थों की। ये एक बहुत ज़रूरी मतलब मुद्दा है जिस पे हमें ध्यान देना होगा। दूसरा हम देखेंगे हमारी सरकार ने अभी बजट भी इसके लिए इशू किया है 24-25 के लिए, जो कि 3,238 या 39 करोड़ बिलियन डॉलर के आसपास है। इस सिर्फ खाद्य प्रसंस्करण के लिए है ना, उद्योग के लिए। तो बढ़ावा तो कहीं ना कहीं मिल रहा है, लेकिन हमारे ग्रामीण युवाओं में और या दूसरे युवाओं में अभी जागृति की भावना कम है, या वो ग्रुप बना, मैं कह रहा हूँ अकेले नहीं कर सकते। पहली बात तो हमें उन्हें लोन की सुविधा है, ऋण मिल जाता है। ठीक है, तो सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर भी चर्चा करेंगे। सर आप रहिए मेरे साथ, एक ब्रेक के लिए मुझको रुकना होगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो चर्चा को यहीं से आगे बढ़ाएंगे और उन आंकड़ों पर भी नजर डालेंगे जो बताता है कि रफ्तार तो है लेकिन उस रफ्तार में पुश की जरूरत है। तो पुश कहां से आएगा? छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहा हूं। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान, हेलो किसान, हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। तो सच के साथ आप देख रहे हैं और आज हम बात कर रहे हैं प्रोसेस फूड की, खाद्य प्रसंस्करण की और इस उद्योग के आगे बढ़ने की और उन चुनौतियों की जिनको जानना और समझना भी बहुत जरूरी है। सभी खास समय लगातार मेरे साथ बने हुए मिन्हाज सर का रुख करते हैं। मिन्हाज सर, असल में ब्रेक से पहले जो पहले पड़ाव की चर्चा हुई उसमें सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का भी जिक्र कई पैनलिस्ट ने किया। सर, सरकार द्वारा उठाए गए जो कदम है इस इंडस्ट्री के लिए वो किस तरीके से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं या उनमें भी अभी कुछ और काम करने की जरूरत है? सर, सरकार ने फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत काम किया है जी। जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इसीलिए क्रिएट हुई थी, अलग मिनिस्ट्री, पहले एग्रीकल्चर का पार्ट थी, बाद में क्रिएट किया गया। तो इस
GST का पर्पस है कि जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं, सभी लेवल के लार्ज इंडस्ट्रीज़, स्मॉल एंड मीडियम माइक्रो, सभी को बढ़ावा देने के लिए उसके सरकार लिए सरकार कई स्कीम्स चला रही है। माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए PMFME स्कीम है, वो चल रही है। उसके अलावा स्मॉल मीडियम के लिए PMKSY संपदा योजना है, और लार्ज के लिए PLI स्कीम है। तो इस स्कीम के ज़रिए सरकार उद्योगों को असिस्टेंस देती है, हेल्प करती है। उसके अलावा और भी स्कीम्स है अदर मिनिस्ट्रीज़ की भी। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है स्कीम, AIF एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की, डेयरी डिपार्टमेंट की। तो सभी स्कीम से सरकार मदद करती है कि इंडस्ट्रीज़ को ये एक इंसेंटिव देती है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ यहाँ सेटअप कर सके। हमारे यहाँ ये इशू है कि हम अब जो है फूड सरप्लस है हमारी कंट्री जो है। पहले के ज़माने में हम फूड इंपोर्ट करते थे, इसलिए जो फूड सरप्लस प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम लोग को प्रोसेस करना ज़रूरी है, क्योंकि इससे हम जो है उस प्रॉपर यूटिलाइज़ कर सकें। अदरवाइज़ हमारे यहाँ पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस ज़्यादा हो सकते हैं। तो हमारे यहाँ ख़ासकर जो है हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, उसमें हम लोग को, क्योंकि उसकी शेल्फ लाइफ कम होती है, तो उसको प्रॉपर यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। और हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स में प्रोसेसिंग लेवल थोड़ा कम है, तो इसलिए उसके लिए कोल्ड चेन्स हैं और भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, वो हम लोग क्रिएट करना ज़रूरी है, प्रोसेसिंग प्रिजर्वेशन स्ट्रक्चर। तो ये सब के लिए सरकार ने काफ़ी मदद किया है। कई कोल्ड चेन्स, लगभग 300 से ज़्यादा कोल्ड चेन्स हम लोग सैंक्शन कर चुके हैं। हमारे यहाँ 41 मेगा फूड पार्क हैं। उसके अलावा हमारी संपदा स्कीम में कुल मिलाकर हम लोग 1500 से ज़्यादा स्कीम सैंक्शन कर चुके हैं। माइक्रो एंटरप्राइजेज़ में 1 लाख से ज़्यादा यूनिट्स को हम लोग हेल्प कर चुके हैं। तो इससे ये है कि ग्रामीण क्षेत्र में भी रोज़गार पैदा हो रहा है, ग्रामीण क्षेत्र में भी इंडस्ट्रीज लग रही हैं, और वहाँ के जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो रहे हैं उनका वहीं यूज़ हो पा रहा है। तो इसमें और भी बहुत स्कोप है फ्यूचर में करने का, क्योंकि हमारे यहाँ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है डे बाई डे इंक्रीज़ कर रहा है। तो ये ज़रूरी है कि और से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा हम लोग को, जिससे कि हम लोग जो सभी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनको हम लोग प्रॉपरली यूज़ कर सकें। मिनाज सर, में एक आंकड़ा पढ़ रहा था जिसमें ये जानकारी सामने आई कि 2024 तक 9 मिलियन से ज़्यादा रोजगार सृजित होगा। नवंबर से सर हम एंटर कर गए, 2024 के आखिर तक कहा गया था, तो 9 मिलियन के आसपास पहुंच गए। क्या कोई ऐसा आंकड़ा है हमारे पास अभी? नहीं, आंकड़े के लिए उसके लिए अलग से सर्वे किया जाता है, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज, तो उससे एग्जैक्टली पता चलेगा कि कितने आएगा, कितने एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुए हैं। लेकिन इसमें इस सेक्टर में रोज़गार जो जनरेट होता है उसका वो बहुत ही अच्छा है, कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा रोज़गार जनरेट होता है इस सेक्टर। लेकिन सर एक बड़ा सवाल जो आता है प्रोसेस फूड को क्रेडिबिलिटी को लेकर आता है, जो बाकी पैनलिस्ट ने भी कहा, वो क्रेडिबिलिटी वो मेंटेन हम नहीं कर पा रहे क्या सर? क्योंकि पहले ही मन में हाँ कोई मिल रहा हो प्रोसेस फूड तो हम कह दे भाई दिल ठोक के खा लें कि हाँ भाई खाना है, हमें ताज़ा नहीं पकाना है, यही खा लेंगे। हम अपने बच्चों को अवॉइड ही करते हैं सर अभी भी ऐसे। नहीं, देखिए प्रोसेस्ड और पैकेज फूड जो रहता है उस पर जो भी है, क्या उसके इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या उसमें है, कितनी कैलोरी एनर्जी, सभी उसमें क्लियर रहता है, और उसमें आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रहता है उसके बारे में। ये प्रोसेस पैकेज फूड जो है ये बिल्कुल नहीं सर, जो लिखा गया है अंदर वही है, उसमें थोड़ा विश्वास नहीं होता है सर। नहीं, ऐसी बात नहीं, हमारे यहाँ इसकी अथॉरिटी है, FSSAI है, वो चेक करती है और जाके इंडस्ट्री से सैंपल लेकर चेक करती है। को बैन कर दिया गया था सर, मसालों पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रेज हुआ, सो कॉल्ड बड़े ब्रांड उसमें शामिल थे, तो इस तरह की चीजें जब आती हैं तो शक हो जाता है सर। तो ये कुछ ब्रांड्स में, कुछ सैंपल्स में हो सकता है, के थ्रू तो जाते हाँ, FSSAI जो इम्प्लीमेंट करती है थ्रू स्टेट गवर्नमेंट, वहाँ फूड इंस्पेक्टर्स होते हैं, वो चेक करते हैं वो जो सभी के जो सैंपल्स हैं। तो ये होता है, FSSAI ने बाद में भी उसके लिए फिर और सैंपल्स चेक किए, तो FSSAI उसके लिए काम कर रही है क्योंकि ये स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए जाए। ठीक है, लेकिन डॉक्टर अलका आप खुद एक महिला है और जो किचन है उससे कनेक्शन आपका हम सबसे ज्यादा होगा, मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ। मैम प्रोसेस फूड को प्रायोरिटी पे रखती हैं क्या? नहीं बनाऊंगी आज, मैं प्रोसेस फूड खा लेती हूँ। नहीं, मैं आपको एक तो बहुत क्लैरिटी देने की जरूरत है कि प्रोसेसिंग इज नॉट ऑलवेज जो आप हाई जो टर्चरी लेवल प्रोसेसिंग है आप केवल उसको डिस्कस कर रहे हैं। प्रोसेसिंग कई लेवल पे होती है, प्राइमरी प्रोसेसिंग, सेकेंडरी प्रोसेसिंग, टर्चरी। हमारे कंज्यूमर को केवल टर्चरी प्रोसेसिंग को ही से क्यों डर लग रहा है? प्राइमरी प्रोसेसिंग यानी कि जो आप सेब खा रहे हैं उसके ऊपर भी वैक्सी कोटिंग है ना, जो आपको मिल रहा है। जो आप किन्नू फ्रूट खाते हैं उसको जब निकालते हैं उसके ऊपर भी कॉर्नोबा वैक्स यानी कि परमानेंट वैक्सी कोटिंग है। तो हमें यहाँ से समझाना है कि प्रोसेसिंग वहाँ से स्टार्ट हो
जाती है। आप केवल टर्चरी प्रोसेसिंग तक मत जाइए। अब आप टर्चरी प्रोसेसिंग तक प्रोडक्ट खाते हैं, जो आप कहते हैं आप नमकीन खा रहे हैं या बिस्किट खा रहे हैं, जो टर्चरी प्रोसेसिंग का पार्ट है, जिसमें प्रोडक्ट एकदम चेंज हो जाता है, जिसमें आपको इंग्रेडिएंट पता नहीं चलते, इसे कहते हैं टर्चरी प्रोसेसिंग। जिसमें आप इंग्रेडिएंट खा के पता नहीं कर सकते, इसे टर्चरी प्रोसेसिंग बोला जाता है। अब आपको जो न्यूट्रिशन लेबलिंग की बात हो रही है, वो आपको देखना बहुत जरूरी है। अगर मैं मोटापे से ग्रसित हूँ तो मुझे हाई कैलोरी नहीं खाना है। हम हर चीज़ गवर्नमेंट पे नहीं छोड़ सकते। जो न्यूट्रिशन लेबलिंग है वो आपको क्यों बनाई गई है? इफ मैं अगर एलर्जिक हूँ पीनट से, तो उसमें लिखा रहता है कि ये जिस नमकीन जहाँ बनी है वहाँ पे पीनट भी प्रोसेस हुआ है, वहाँ पे सोयाबीन भी प्रोसेस हुआ है, तो मुझे वो नहीं खाना है। मतलब वो लेबलिंग बनाई किस लिए है? वो लेबलिंग इसलिए ही बनाई है, इतना माइन्यूटली चीजें समझ यही तो मैं कह रही हूँ, यही हमें अवेयरनेस देनी है। अब इसमें मैं आपको बताती हूँ, इसमें बहुत अच्छा क्या काम किया है कि पहले हमारा ग्रीन होता था वेजिटेरियन प्रोडक्ट का लेबल, और रेड होता था किसका? नॉन वेजिटेरियन का। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा कि जिसको कलर ब्लाइंडनेस है वो ग्रीन और रेड को नहीं पहचान सकता, तो उसने क्या किया? शेप ही बदल दिया। तो जब ये उठेंगी ये चीज़ें, तभी गवर्नमेंट भी स्टेप लेगी। जो न्यूट्रिशनल लेबलिंग, जो आप कहते हैं ना, पैकेजिंग एक साइलेंट सेल्समैन है। पैकेजिंग को भी अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया ना, तो आप बहुत कुछ समझ जाएंगे ये मेरे लायक भी है या नहीं है। सब प्रोडक्ट सबके लायक नहीं है, ये मैं भी कहूंगी। सारा प्रोसेस प्रोडक्ट सबके लिए नहीं है। पड़ाव के कमेंट में आपका पहला जो जवाब था वो ये था कि समय नहीं हमारे पास, बहुत कम समय है, और उस कम समय में हम पैकेजिंग फूड की तरफ जा रहे हैं। मैम, एक तरफ कम समय भी है और दूसरी तरफ इतना माइन्यूटली आपको पढ़ना भी है, समझना भी है। देखिए, ये दोनों चीजें मैम थोड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी है। मैं बताती हूँ, मैं आपको बताती हूँ। हाँ, मैं बताती हूँ आपको। आप तो डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं, तो आप समझ रही हैं सारी चीजें। मैं आपको बताती हूँ। एक घर में रहने वाली आम महिला के लिए वो सारी चीजें समझना मुझे नहीं लगता इतना आसान है। मैं बता रही हूँ आपको। देखिए, प्रोसेस प्रोडक्ट से पहले तो डरना नहीं है, ठीक है? वो बहुत न्यूट्रिशनल क्लेम को और न्यूट्रिशनल को जान के ही वो प्रोडक्ट बने। एक बार पहली बात तो डरना नहीं है, ठीक है? दूसरा, मैंने आपको बताया कि हाँ, समय की कमी है, हमें प्रोडक्ट लेने हैं। और देखिए, अगर आप शुरुआत करना चाहें, जैसे आप फ्रोजन प्रोडक्ट लेंगे, फ्रोजन प्रोडक्ट में कोई भी हार्मफुल, कोई केमिकल नहीं है, कुछ नहीं है, आप इजीली यूज कर सकते हैं। उसमें अगर आपको एडिटिव से, अगर आपको लगता है कि एडिटिव, मुझे सिंथेटिक एडिटिव नहीं खाने हैं, तो आप एडिटिव वाले प्रोडक्ट को अपने उससे हटाइए, किचन से हटाइए, बाकी प्रोडक्ट को एंट्री दीजिए। या फ्रोजन प्रोडक्ट में कोई एडिटिव नहीं है। अब बेकरी है, बेकरी 180-200 डिग्री सेंटीग्रेड में होती है, उसमें कहाँ कुछ माइक्रोब रह पाएगा। तीसरा, जो आप इंडस्ट्री लेवल पे आपने मुझे बोला, वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हाँ, कुछ बड़ी ब्रांड भी उसमें शामिल थी। एक हमारे पास हैज़ेप प्रोटोकॉल होता है, वो ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री को फॉलो करना होता है। HACCP बोलते हैं उसमें। उसका एक क्लॉज है रिकॉलिंग का, यानी कि अगर आपका प्रोडक्ट गलत चला गया है मार्केट में, तो उसको रिकॉल करना पड़ेगा इंडस्ट्री को। अगर ये गवर्नमेंट 100% इसको इम्प्लीमेंट करा दे, तो इंडस्ट्री भी 2 बार प्रिकॉशन लेगा उसे मार्केट में उतारने से पहले। और ये क्लॉज है, यानी कि हर इंडस्ट्री लीगली बाउंड है उस क्लॉज के लिए कि उसे प्रोडक्ट रिकॉल करना पड़ेगा। अभी आपको बासमती राइस का केस पता होगा, उन्होंने रिकॉल किया। ऐसे ही अगर मसाले पेस्टिसाइड रेसिड्यू के साथ उसने दे दिए हैं, हाई पेस्टिसाइड रेसिड्यू के साथ, तो उसे रिकॉल करने पड़ेंगे। अगर एक बार फाइनेंशियल लायबिलिटी कंपनी में आएगी, तो कंपनी इसके लिए आगे बढ़ेगी। रिकॉलिंग को आपको इंप्लीमेंट कराना है। रिकॉलिंग कौन इंप्लीमेंट करा सकता है? FSSAI के फूड, पहले हम इंस्पेक्टर कहते थे, अभी फूड इंस्पेक्टर वर्ड नहीं है, बट उनका रोल ऑलमोस्ट वही है। तो दे कैन रिकॉल द प्रोडक्ट। आपने जितनी भी बातें समझाई, और ये देश का चैनल है, आप जहाँ बैठी हैं, तो मेरी अर्बन सिटीज की सारी महिलाएं शायद आपकी बातें समझ रही होंगी, लेकिन मेरा टारगेट ऑडियंस ग्रामीण भी है, किसान है। जितनी बातें आपने बताई ईमानदारी से, जितनी टेक्निकल टर्म आपने यूज की, आपको लगता है कि मेरी ग्रामीण महिला, अब मैं ग्रामीण महिला के लिए बता रही हूँ, तो मैं चाहता हूँ मैं वैसे ही बात करूं। हाँ, मैं ग्रामीण महिलाओं के लिए बता रही हूँ कि मैंने आपको बताया ना, प्रोसेसिंग से डरना, प्रोसेस्ड प्रोडक्ट से डरना नहीं है। आप पहले उन प्रोडक्ट को अपने किचन में वेलकम करिए जिसमें कोई भी जो सिंथेटिक जो चीज़ें आप कह रहे हैं ना, उनसे वो दूर है। जैसे आप पहले फ्रोजन मटर को ही लेके आइए, उसमें कोई एडिटिव नहीं है, और आपको अपनी फ्रोजन, अपने जो फ्रिज होता है ना, उसकी फ्रोजन कैविटी में रखना है उसको। आप फ्रोजन मटर लेके आइए, फ्रोजन मिक्स का वेजिटेबल लेके आइए, आप देखिए उससे कितनी कन्वीनियंट आपकी लाइफ में आएगी। आपको अपने आप मन करेगा कि मैं प्रोसेस्ड प्रोडक्ट को और लूँ और उसे ऐड करो अपनी मार्केट उसमें। आप शरबत लेके आइए, शरबत में कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है जो आपके डेली लाइफ को, आपको हेल्थ को हैजार्ड करे, कोई एडिटिव नहीं डला है उसमें। तो पहले आप शुरुआत यहाँ से करिए, स्मॉल से शुरुआत करिए, धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको खुद समझ में आएगा कि मुझे प्रोडक्ट में क्या चीज़ देखनी है और मेरे प्रोडक्ट के लिए क्या सुटेबल है या क्या नहीं है। जैसे मैं, अगर कोलेस्ट्रॉल मेरा हाई है, तो मुझे क्या प्रोडक्ट अवॉइड करने हैं? मेरे को डेयरी भी थोड़ा अवॉइड करना है, और मुझे फ्राइड प्रोडक्ट बिल्कुल अवॉइड करना है। उसकी जगह मैं क्या लूँगी? कम फैट वाला लूंगी, कम फैट का बेकरी प्रोडक्ट लूंगी। तो ये धीरे धीरे अवेयरनेस आती है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट
जो टीवी के एडवर्टाइजमेंट है वो भी आपको अवेयर बहुत करते हैं, उसमें भी बहुत एजुकेशन होती है, वो हमें देखने हैं, वो हमें सुनने हैं, चाहे आप न्यूट्रिशन लेबलिंग नहीं पढ़ सकते। मेहनत का काम बहुत है, मैडम, देखो आप ही को यहाँ कितनी मेहनत करनी पड़ती है। नहीं, ऐड तो आप देख सकते हैं ना, ऐड तो आप देख सकते हैं, तो उस ऐड से आप अवेयर हो सकते हैं कि उसमें क्या है, वो क्या बोल रहा है कि इसमें ओमेगा 3 है तो ओमेगा 3, या फिर इसमें ये फैट, ये आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा तो आप ये ले सकते हैं। तो ग्रामीण को भी इतना पता लगता है कि ऐड तो हर कोई देख सकता है, ऐड बनाए इसलिए जाते हैं कि ऐड से इंसान समझ सके, तो वहां से आप प्रोडक्ट को पिक कर सकते हैं। सारी किचन को एकदम ट्रांसफॉर्म करने को मैं नहीं बोल रही हूँ। किस ऐड में ये कहा जाता है कि इसमें ओमेगा 3 है, इसमें ये इंग्रेडिएंट्स? हाँ, मैं बताती हूँ। जैसे आप ऑयल का ऐड देखिएगा तो ऑयल के ऐड में बताएगा वो विटामिन ई रिच है, वो बताएगा आपको, क्योंकि उसने वो इंग्रेडिएंट डाला है, ऐसी मार्केटिंग करेगा ना वो। या फिर ये जो आटा है मल्टीग्रेन आटा है, तो मैं क्यों ना गेहूं के आटे को मल्टीग्रेन आटे से बदलूं। सिंपल स्टेप ऑफ प्रोसेसिंग है, और मैं रोटी पहले ही बनाती थी, लेकिन मैंने सिंपल आटे को मल्टीग्रेन आटे से बदल लिया, ठीक है। उसके बाद ग्लूटेन का, अभी ग्रामीण क्षेत्र में इतना ग्लूटेन की एलर्जी नहीं होती, लेकिन आप मार्केट अभी देखना, मार्केट टीवी में 1-2 ऐड आ रहे हैं ग्लूटेन फ्री, तो जब ऐड आता है ना वो आपको एजुकेट करता है, तो वहां से भी आप एजुकेशन पिक कर सकते हैं। उसमें आपको टाइम बहुत ज्यादा नहीं लगाना है, ब्रेक हर उसका मैंडेटरी पार्ट है। मैम, मुझे तो लग रहा है मतलब 2-4 डॉक्टर अलका चाहिए हमको, जो अलग अलग ऐसे सेमिनार करें जो समझा पाए अच्छे से। सर, ग्रामीण स्तर पे जो लेडीज है ना, उनको प्रैक्टिकल नॉलेज इतना होता है, उनके साथ 2-4 अलका पहले से समाई है। आप ये मान के रखिए, उन लोगों को प्रैक्टिकल नॉलेज इतना होता है। जैसे मैंने आपको बताया ना, आटे को आप मल्टीग्रेन आटे से बदलिए, बहुत हाई लेवल प्रोसेसिंग नहीं है, बहुत हाई लेवल प्रोसेसिंग नहीं है, बट आप उससे उसके हेल्थ बेनिफिट बहुत हैं, तो आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है सुल्तान जी, ये सारी बातें जो हम कर रहे हैं पैनल में, एक किसान के लिहाज से आपको कितनी व्यवहारिक लगती हैं? और जब हम ग्रामीण रोजगार को जोड़ने की बात करते हैं इसके साथ, क्योंकि जहां इतनी दिक्कतें हैं, जहां इतना अविश्वास है, जहां इतनी कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो रोजगार क्या बढ़ता हुआ दिखाई देता है? क्योंकि हमने आंकड़ों के जरिए समझाया गया कि 2024 तक 9 मिलियन रोजगार सृजित हो जाएंगे, एनहांस होंगे, बढ़ेंगे। लगता है सर आप जमीन पे काम करते हैं? बिल्कुल, मैं ये कहना चाहता हूँ सर, जो गांव के देहात के अंदर जो इंडस्ट्री लगती है ना जी, उस इंडस्ट्री के अंदर जो स्कूल के बच्चे हैं ना, 10वीं क्लास के, 12वीं क्लास के, उनको पार्ट टाइम जॉब इंडस्ट्री के अंदर अलाउड किया जाए। जो छोटी छोटी इंडस्ट्री गांव के अंदर देंगे हम, ताकि उनको रोजगार मिले, अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद निकाले। एक देश के लिए बहुत बड़ा ये इसमें योगदान रहेगा। अच्छा, हाँ, तो देश को सबसे पहले तो हमारी सरकार को ये चाहिए, जो हमारे +2 के बच्चे या BA सेकेंड ईयर के फाइनल के बच्चे हैं, उनको 2 घंटे या 3 घंटे पार्ट टाइम जो मिले, एक तो इंडस्ट्री ग्रो करेगी, नंबर 2 हमारी उन्हीं बच्चों को मार्केटिंग के लिए वो इंडस्ट्री वाला अब रिक्रूट करे, जाके वो समझाए, क्योंकि अब छोटी छोटी इंडस्ट्री वाले मार्केटिंग में फेल है, वो नहीं कर पाते। जो MBA लड़के हैं, वो लड़के छोटी इंडस्ट्री को खा जाते हैं। वो किस तरीके से खा जाते हैं? उनके इतने ओवर हेड एक्सपेंसेस देंगे, उस कंपनी को बियर नहीं कर पाएंगे। मैं ये चाहता हूँ, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जी, और उसको इसीलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि इंडस्ट्री को भी सस्ती लेबर मिले और उन बच्चों को भी काम मिले। जब बच्चे बचपन में काम करेंगे तो क्राइम भी कम होंगे। जो बच्चे खाली रहेंगे वही क्राइम करते हैं आज के टाइम में। हमें क्राइम को इस तरीके से कम करना है, उनको रोजगार देके बचपन से। सर, इसमें मैं कुछ एक ऐड करना चाहूँगी। एक स्टूडेंट रेडी प्रोग्राम होता है, वो कंपलसरी हो जाना चाहिए। अच्छा, उस स्टूडेंट रेडी प्रोग्राम में वही होता है कि स्नातक में जो बच्चे होते हैं ना, क्योंकि वो उस एज को भी पार कर चुके होते हैं जिसमें हम बच्चों को रोजगार लगा सकते हैं। उसमें बच्चों को क्या होता है, बच्चों का ऐसा स्किल भी डेवलप होता है, जैसे सर बता रहे हैं, सुल्तान सर ने जैसे बताया, बच्चों का स्किल भी डेवलप होता है और बच्चों को उसमें अर्निंग भी होती है। तो उस अर्निंग से उनका कॉन्फिडेंस जनरेट होगा। और सबसे बड़ी बात, जब वो अपनी डिग्री कंप्लीट करेंगे ना, और जब वो इंडस्ट्री में जाएंगे तो वो बिल्कुल रॉ नहीं होंगे, उन्हें कुछ तो आता होगा, है ना। तो एक स्टूडेंट रेडी प्रोग्राम होता है। कोर्स के बाद की इंटर्नशिप है वो पहले ही कर लेंगे। नहीं, वो कोर्स के साथ साथ ही होता है सर। हाँ, जैसे आपका 1-2 घंटे आपने निकाले अपने डेली रूटीन पढ़ने के साथ, तो वो स्टूडेंट रेडी प्रोग्राम होता है जो जिसकी गाइडलाइन पूरी बनी हुई है। अगर वो भी इम्प्लीमेंट हो जाए हर यूनिवर्सिटी में, हर कॉलेज में, तो उससे भी बहुत बूस्ट मिलेगा सर, क्योंकि वो बिल्कुल रॉ बन के नहीं निकलेंगे और उन्हें कुछ तो स्किल उनका डेवलप होगा। और सबसे बड़ी बात, जब उन्हें पैसे मिलेंगे तो अपने आप उनका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। और इसकी गाइडलाइन बनी हुई है और कई यूनिवर्सिटी में ये चला भी करता था पहले, स्टूडेंट रेडी प्रोग्राम। नहीं, चाइना में सर गया था मैंने। चाइना में जब ये एक्सपीरियंस मेरा चाइना का है। अच्छा, वो क्या करते हैं, इंडस्ट्री लगा दी, इंडस्ट्री लगाने के बाद वो 6 मंथ या 1 साल इंटर्नशिप एक कंपनी में कराते हैं विदाउट पे के। उस कंपनी को भी ग्रो करते हैं और वो खुद काम भी सीखते हैं, वो अपना काम खोल सकते हैं। इससे एक रोजगार प्रोड्यूस होता है बहुत बड़ा। बाकी इंडस्ट्री में ऐसा होता ही है सर।
बाकी इंडस्ट्री में सर इंटर्नशिप नहीं का है, प्रोसेस कहीं नहीं है। एक सर आदमी हमारे industry में बात नहीं वहाँ, सर करता, में जो हमारे प्रोफेशनल लेकिन डिग्री है देहात ना, में, रूरल में कहीं भी नहीं है। सर हमारे वहाँ जो इंटर्नशिप है ना, वो ओनली प्रोफेशनल डिग्री का मैंडेटरी पार्ट है। वो जो सुल्तान सर कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये हर डिग्री का पार्ट होना चाहिए। हमारे वहाँ अभी इंटर्नशिप इंडिया में केवल प्रोफेशनल डिग्रीज जो हम लेते हैं उनका पार्ट है। जिस दिन इंटर्नशिप सारी डिग्रीज का पार्ट हो जाएगी, वो ऑटोमेटिकली आगे बढ़ेंगे, उनको सीखेंगे और वो होना भी चाहिए। और मैं तो कहती हूँ कि क्यों फ्री ऑफ कॉस्ट, स्टूडेंट को कुछ तो मिलना भी चाहिए उसके लिए, क्योंकि वो करके दे रहे हैं ना काम, वो सीख भी रहे हैं, मैं मानती हूँ सीख रहे हैं, लेकिन वो कुछ करके भी दे रहे हैं काम, तो उससे थोड़ा उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। तो ये एक अच्छा बन सकता है कि इंडस्ट्री को मैन पावर चाहिए, उन्हें सस्ती मैन पावर भी मिल गई और इनको सीखने को भी मिल गया और इनका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो गया। तो ये भी एक बहुत अच्छा जो एग्जैक्ट अवेयरनेस का एक रेशियो होना चाहिए गाँव में, वो कितना कम दिखाई देता है आपको? सर 0% है। अच्छा, कम भी नहीं, 0 है। हाँ बिल्कुल 0 है। अब देखो जितने भी है बच्चे गाँव देहात से निकल के, हर आदमी जॉब मांगता है। डॉक्टर अलका तो कह रही है सरकार बहुत काम कर रही है। नहीं सर, मैं बता रहा हूँ ना, अब हर बच्चा जॉब चाहता है, सरकारी जॉब चाहता है। सरकारी जॉब कहाँ है? किसी के पास नहीं है। तो छोटी छोटी इंडस्ट्री अगर हम गाँव के अंदर डेवलप करें और वहीं पर उनको रोजगार दें, तो अब अपने आप ही उनको रोजगार खत्म होगा। वो खुद ही इस चीज़ की तरफ भागेंगे भी, मैं छोटी छोटी इंडस्ट्री मैं भी लगाऊं और अपना खुद के काम करूं। सर इसमें भी मैं कुछ बोलना चाहूँगी। सर देखिए ना, अपना लैंड कोई नहीं छोड़ना चाहता है। मुझे भी अगर आज अपने नेटिव में काम करने को मिले, अपना क्यों नहीं, रोजगार के जो हमारे साधन है वो हर जगह होने चाहिए। जब देखिए हर बच्चे को जाने की परमिशन भी नहीं मिलती कि वो जाए दिल्ली जॉब करे और हैदराबाद जॉब करे, क्यों नहीं जो ये जॉब की हब है ये हर जगह खुल जाती है। बहुत बड़ी इंडस्ट्री नहीं, छोटी इंडस्ट्री खुल जाए जिसमें चाहे कम पैकेज में बच्चा स्टार्ट करे, जब उसका घर वहीं होगा और नेटिव वहीं होगा तो कम खर्चे में भी काम चला लेगा। जब वो ऑब्वियसली जब बड़े शहरों में जाएगा तो सर ऑब्वियसली वो बड़ी सैलरी मांगेगा, बड़ी डिग्री चाहिए उसको। छोटे शहर में अगर वो छोटे शहर का या गांव का है तो उसे कम वेतन में भी वो काम चला लेगा। तो हमारी जॉब की हब है ना, जो हमने सर कहीं कहीं खुली हैं, वो सरकार को चाहिए कि थोड़ा सा जाल उसका ऐसे फैलाए कि बच्चा बहुत ज़्यादा दूर ना जाए और उसको भी कहीं ना कहीं रोजगार अपनी ही मिट्टी में मिल जाए। अलग से एक शो करेंगे, क्योंकि अपनी मिट्टी में सर वो काम ज़्यादा अच्छा करेगा। ठीक है, समझ गए। प्रोसेस फूड पे लौटते हैं। प्रेम सर, असल में एक आंकड़ा था जो मैं पढ़ रहा था रिसर्च के दौरान, जो बताता है कि 2030 तक घरेलू खपत चौगुना होने के आसार हैं, जिसकी वजह से 2030 तक ही भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा खाद्य और खाद्य प्रौद्योगिकी उपभोक्ता बन जाएगा। क्या ये आंकड़ा सही है? सही नहीं तो दुरुस्त करिए, और अगर सही है तो ये कैसे होगा, क्योंकि चर्चा में तो ये बात निकल कर नहीं आ रही। देखिए, मैंने पहले ही बताया कि 5वां तो है, जो कि अभी तक के आंकड़े सामने आ रहे हैं। 5वां है और चौथा चाइना है। नहीं, उपभोक्ता के तौर पे तो अभी बहुत पीछे हैं हम। मैं बहुत पीछे हैं। उपभोक्ता की बात कर रहा हूं, आप जो बात कर रहे हैं वो इंडस्ट्री लेवल पे जी जी ठीक है। उपभोक्ता के तौर पे हम बहुत पीछे हैं। और इसका इस तरह नहीं, देखिए अभी जो बात हो रही थी हमारी जो प्रोसेसिंग फूड है उसकी लेवलिंग पे हम देखते हैं कि सामने तो लिखा होता है हेल्दी या बहुत सारे अच्छे वो, और ऐड में भी, विज्ञापन में भी यही आता है, लेकिन उसमें बहुत सूक्ष्म लिखा होता है जिसको हर आदमी पढ़ भी नहीं सकता कई बार। और उसमें लिखा होता है, देखते हैं हम कि नेचुरल, मान लीजिए जूस को ले लें, उस पर लिखा होता है नेचुरल, और पीछे उसमें शुगर लेवल, शुगर का इतना और इसका इतना, तमाम चीज़ें उसमें भरी होती हैं। तो इन चीज़ों को पढ़ने का किसी के पास टाइम तो नहीं है। हमें उसको लोगों तक नेचुरल स्तर पे पहुंचाना होगा, तब वो बढ़ेगा, मैं समझता हूं। दूसरा क्या है कि आज भी ग्रामीण क्षेत्र में क्या है, आदमी हरी ताज़ा सब्जियों पे या दाल पे, इन चीज़ों पे ज़्यादा जाता है। वो नहीं देखता कि उसके साथ अगर दाल के साथ वो खा रहा है तो अचार खा लेगा ज़्यादा से ज़्यादा, चटनी खा लेगा ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। मुरब्बा अगर खाएगा तो उसका टाइमिंग अलग होगा उसका, लेकिन बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं, बहुत ब्रेड और दूसरी चीज़ें, तमाम चिप्स वगैरह, बहुत सारी ऐसे प्रसंस्कृत फूड हैं जो वो नहीं लेता। इसकी मात्रा देखिए, ये एक तरह का कुछ लोग तो इसको स्वाद के तौर पे लेते हैं कि स्वाद के लिए खा लिया, लेकिन हेल्थ के, स्वास्थ्य के स्तर पर जाकर इसको नहीं स्वीकार करते अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में। शहरों की अगर हम बात करें तो यहाँ भी बहुत बड़ी संख्या तो नहीं है उपभोक्ताओं की, ठीक है ना सर। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे हमें ध्यान देना होगा, और मैं समझता हूँ कि प्रसंस्कृत फूड में हमें अभी भी सुधार की आवश्यकता है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, वो ज़रूरत जब पूरी हो जाएगी, जब लोगों को लगने लगेगा कि हमें रोटी आज बनाने की ज़रूरत नहीं, आज हम इस डब्बा बंद फूड से काम चला लेंगे और ये हमें कोई नुकसान नहीं करेगा,
मैं समझता हूँ फिर बढ़ जाएगा। उपभोक्ताओं का संख्या उनकी डब्बा बंद खाने के विरोध में है या उसमें हो रही सेहत के साथ जो मिलावट और खिलवाड़ है उसके खिलाफ है? मैं वही कह रहा हूँ कि अगर उनको ये विश्वास हो जाएगा कि नुकसान नहीं करेगा तो फिर आदमी एक टाइम का खाना ना बना के उस पर निर्भर रह सकता है। तो कहीं ना कैसे होगा वो? विश्वास तभी होगा जब उसमें हमारी जो नुकसान की चीज़ें हैं वो हटें या उनको कम किया जाए, इतना कम किया जाए, माइनर हो जाए। क्योंकि फूड देखिए प्रसंस्करण का मतलब यही है कि उसको ज़्यादा समय तक प्रिजर्व रखा जा सके, सुरक्षित रखा जा सके। ये एक पहली इसी प्राथमिकता है कि फूड को प्रिजर्व रखा जा सके लंबे समय तक। और लंबे समय तक प्रिजर्व रखने, अब जैसे हमारे यहाँ अचार की प्रक्रिया एक जो है वो कहा जाता है कि 5 साल तक, 3 साल तक या 4 साल तक वो ख़राब नहीं होता और जितना पुराना होता है नुकसान करेगा ही नहीं। ऐसे हम बाकी फूड को इसी तरह, या कुछ हमारे जो प्रिजर्व करने वाले फूड हैं जैसे शहद है, शहद कभी ख़राब ही नहीं होता, गुड़ कभी ख़राब ही नहीं होता, है ना। बहुत सारी ऐसे आपको प्रसंस्कृत फूड मिल जाएंगे जो ख़राब ही नहीं होते। तो हमने ध्यान दिया कि ख़राब ना हो, कंपनियों ने ध्यान दिया कि हमारा चिप्स ख़राब ना हो 10 साल तक, लेकिन कंपनियां इस बात पे ध्यान नहीं दे रही कि उसके अंदर हम जो इंटीग्रेंट डाल रहे हैं वो नुकसानदायक कितने हैं। इस पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है हमें। ठीक है, तो कई चीज़ें हैं जिनको फौरी तौर पे आपको मॉनिटराइज करना होगा। जी बिल्कुल, मॉनिटरिंग बहुत आवश्यक है। सर आप मेरे साथ रहिए, सभी खास हमारे लगातार बने हुए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, 2 पड़ाव की चर्चा हुई है, तीसरे पड़ाव पे जब लौटेंगे तो फिर आगे सोल्यूशन की तरफ हम और आप मिलकर कदम बढ़ाएंगे। रहिएगा मेरे साथ। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान। भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। तो आज का विषय है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और इसी से जुड़ी हुई जितनी बातें हैं उनको हम समाहित करने की कोशिश इस शो में कर रहे हैं। थोड़ा सा समय और बचा है मेरे पास। मिनहाज सर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मिनहाज सर, जितनी बातें हमने की उससे अलहदा ये भी समझ में आता है कि एफडीआई को बड़े लेवल पे इसी प्रोसेस फूड ने, इस प्रोसेसिंग फूड इंडस्ट्री ने अट्रैक्ट किया। एक आंकड़ा मैं आपको बताता हूं सर, जो बताता है कि 2014 से 2020 तक 4.18 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश हुआ। सर ये तो काम की चीज है। जो हमने 2 पड़ाव में चर्चा की उसके हिसाब से तो लग रहा था हम फेलियर स्टूडेंट हैं, लेकिन सर हम तो डिस्टिंक्शंस पा सकते हैं। नहीं, बिल्कुल ये इस फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में एफडीआई का अच्छा इन्वेस्टमेंट हुआ है जी। और क्योंकि हमारे यहाँ जो फूड प्रोसेसिंग के लिए एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अवेलेबल हैं और हम लोग टॉप प्रोड्यूसर्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स के, तो बाहर की कंपनीज जो भी आती हैं, एमएनसीज हैं, वो चाहती हैं कि इंडिया में हम सेटअप करें और ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी और वो इंटरेस्ट शो कर रही हैं कि हम यहाँ सेटअप करें। और क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है, हम लोग की आबादी 140 करोड़ से ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ अगर वो सेटअप करेंगे तो यहाँ उनका सेल्स होगा। और कई कंपनीज यहाँ इंडस्ट्री सेटअप करके एक्सपोर्ट भी कर रही हैं। तो ये एफडीआई इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा फ्यूचर में और आएगा और कंपनीज आ रही हैं। पहले ही से बहुत सारी कंपनीज इंडिया में कर रही हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज का इंटरेस्ट है कि इंडिया में हम अपने यूनिट सेटअप करें, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करें, यहाँ सप्लाई करें, यहाँ से एक्सपोर्ट भी करें। लेकिन सर एक्सपोर्ट में लगभग 13% और औद्योगिक निवेश में 6% का योगदान।
सर ये गैप कैसा है सर, ये समझाइए थोड़ा सा। एक्सपोर्ट जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में कंपेयर टू एग्रीकल्चर जो हमारे एक्सपोर्ट होते हैं, अभी लेटेस्ट फिगर्स हैं जो प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट है, अच्छा। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट का 23% है। अच्छा। और हमारा उम्मीद है कि फ्यूचर में 2030 तक ये 30% हो जाएगा, 2047 तक 50% हो जाएगा। तो प्रोसेस फूड का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है और इस प्रोसेस फूड के एक्सपोर्ट बढ़ने से जो इनकम है इंडिया को फॉरेन एक्सचेंज है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिल रहा है। लेकिन सर क्या कुछ ऐसे प्रोत्साहित करने की स्कीम या योजनाएं सरकार की तरफ से फंड एलोकेट होता हो, कुछ ऐसी कोशिशें होती, कुछ प्रोग्राम्स हो जो चलाए जा रहे हों जो इसकी तरफ लोगों को और अट्रैक्ट करे, जो इन्वेस्टर्स हैं खास तौर पे? नहीं, बिल्कुल इन्वेस्टर्स के लिए बहुत सारी स्कीम्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की है, स्टेट गवर्नमेंट की है, और इन्वेस्टर्स को फैसिलिटी दी जाती है। हमारी मिनिस्ट्री की हमारी स्कीम्स हैं। उसके अलावा एग्रीकल्चर के एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड है, डेयरी की है, एनिमल हस्बेंड्री, उनके भी स्कीम्स है। फिर स्टेट गवर्नमेंट्स जहाँ पर सेटअप करते हैं उनकी अलग अलग स्कीम्स रहती है। फिर स्टेट्स में जो इंडस्ट्रीज पार्क है वहाँ ज़मीन अवेलेबल है, मिनिस्ट्री के मेगा फूड पार्क है वहाँ ज़मीन अवेलेबल है जहाँ ज़मीन उनको मिल सकती है। तो इस तरह के सभी इंसेंटिव्स जो हैं ये कंपनीज़ को हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे कि कंपनीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा जो इंटरेस्ट आया है यहाँ सेटअप करने में। और बहुत सारी कंपनीज और भी हैं और भी इंटरेस्टेड हैं कि यहाँ आकर जो अपने यूनिट सेटअप करें। लेकिन डॉक्टर अलका, अभी 2 फेजेस में जो हमने चर्चा की उसके हिसाब से कई चैलेंजेस हमारे सामने आए। अब यहाँ से थोड़ा सा पॉजिटिव होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। कौन कौन से सुधार हैं जिनके जरिए हम त्वरित बदलाव महसूस कर सकते हैं? देखिए, जहाँ चैलेंजेस होते हैं वहाँ अपॉर्चुनिटी भी होती है। चैलेंजेस से अपॉर्चुनिटी जनरेट होती है। तो सही मायने में देखिए, अगर जैसे हमारे यहाँ तो आपदा में भी अवसर है वैसे। हाँ, तो चैलेंजेस में ही अपॉर्चुनिटी होती है। और जहाँ एक बार कहते हैं ना रोजगार के अवसर इसमें जनरेट होंगे, जो गवर्नमेंट का भी विजन है। तो सबसे बड़ी बात तो इसमें जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है FSSAI, उसमें भी जो फूड इंस्पेक्टर जो हम कहते थे पहले, जो अभी हम फूड बिजनेस ऑपरेटर वर्ड यूज़ करते हैं, सबकी ट्रेनिंग, जैसे फॉस्टेक की ट्रेनिंग एक कंपलसरी ट्रेनिंग है, जो भी इसमें आएगा उसके लिए कंपलसरी ट्रेनिंग है। वो ट्रेनिंग अगर जैसे फ्री हो जाए तो बेसिक जो हाइजीनिक और जो मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस हैं वो सबको पता चल जाएगी क्या होती हैं, और वो कंपलसरी है फॉस्टेक की ट्रेनिंग। उसके अलावा जो मॉनिटरिंग बॉडी है, तो जो उनके जो एग्जीक्यूटिव्स हैं FSSAI के, उनके नंबर ऑफ जो पर्सन्स हैं वो बढ़ने चाहिए ताकि वो मॉनिटरिंग कर सकें, वो विजिलेंस कर सकें। ये 1-2 तरीके हैं जिनसे हो पाए। तीसरा, आप सही कह रहे हैं कि न्यूट्रिशनल लेबलिंग अगर मिसलीड है तो हैवी पेनल्टी होनी चाहिए। अगर मिसलीडिंग है वो तो उसके लिए हैवी पेनल्टी होनी चाहिए। दैट इज ऑल्सो कम अंडर द कैटेगरी ऑफ FSSAI। यानी कि FSSAI को ही सबसे बड़ी बात सबसे स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, क्योंकि आज वही एक हमारी बॉडी है, फूड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसे हम बोलते हैं, वही एक ऐसी बॉडी है जो सारे जो ये हमारे नियम कानून है उसको इम्प्लीमेंट कराने की पावर रखती है। तो हमें उसको इम्पावर, गवर्नमेंट को उसको इम्पावर करना है। गवर्नमेंट ने बहुत इम्पावर किया भी है, मैं ये नहीं बोलूँगी, बहुत अच्छे वे से FSSAI 5-6 सालों में, पिछले 5-6 सालों में काम कर रही है। वो और जितना वो स्ट्रेंथन होगी उतना ज़्यादा हमारे प्रोसेसिंग प्रोडक्ट में विजिलेंस रहेगा और उतना ज़्यादा कंज्यूमर भी रिलैक्स फील करेगा कि हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो किसी भी कंटामिनेशन से दूर हैं। सबसे ज़्यादा जो कंटामिनेशन जो प्रॉब्लम आती है, एक तो जो कंटामिनेशन है ही, जो एग्जैक्टली कंटामिनेशन, दूसरा एडिटिव का मिसयूज़, प्रिजर्वेटिव का मिसयूज़, ऐसे कलर डालना जो कलर परमिटेड नहीं है। और जो हमारे प्रिजर्वेटिव हैं उसको लंबी शेल्फ लाइफ देने के लिए प्रोडक्ट को हम प्रिजर्वेटिव को कई इंडस्ट्री प्रिजर्वेटिव को ओवरडोज में डाल देती है। तो ये सब मॉनिटरिंग कौन कर सकता है? सैम्पलिंग को पिक करने की पावर केवल FSSAI के पास है, उसको चेक कराने के बाद पेनल्टी लगाने की पावर FSSAI के पास है। तो जो ये सैंपल पिकिंग है और ये जो पेनल्टी की पावर है, अगर ये जितनी एम्पावर्ड होगी उतना ही इंडस्ट्री माल प्रैक्टिस से डरेगी। ये एडिटिव का जो मिसयूज़ है ये अगर कम हो जाए तो जो हमारे जो ग्राहक हैं, जो कंज्यूमर है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि इनका मिसयूज़ ही इंडस्ट्री के प्रॉफिट मार्जिन को बहुत बढ़ाता है। और जो हेल्थ जो कॉन्शियस जो हेल्थ अवेयरनेस है या जो हेल्थ कॉन्शियस है या जो हेल्थ को जो बुरा इम्पैक्ट देता है वो भी एडिटिव का जो मिसयूज है या ओवर यूज है कितना फिजिबल है, कितना व्यवहारिक है। इतना बड़ा देश, एक FSSAI जिसकी मैन पावर के कम होने की बात आपने परोक्ष रूप से स्वीकारी है, उसको स्ट्रेंथन करने की बात भी आप कर रही हैं। देखिए, उसको क्या ये जस्टिफाइड है? नहीं, कॉन्ट्रेक्चुअल लिया जा सकता है सर, कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ बहुत लिया जा सकता है। चाहे आप, मैं बोलती हूँ कि सबकी एक फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है, हमारी गवर्नमेंट की भी होगी, FSSAI की भी होगी। कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ के थ्रू ये काम कराया जा सकता है। और अगर आप लोकल से ही पिक करेंगे तो लोकल को वहाँ के मार्केट की बहुत जानकारी होती है कि कौन
कौन माल प्रैक्टिस कर सकता है। केवल इंडस्ट्री मार्केट प्रैक्टिस नहीं करेगी, एक छोटा हलवाई भी कर सकता है, एक छोटा डेयरी मैन भी कर सकता है। हाँ, छोटा डेयरी मैन भी ब्रांडेड कंपनी है, उन्होंने तो पंजीकृत भी किया हुआ है खुद को, लेकिन वो तो पंजीकृत भी नहीं करते हैं अपने को। लेकिन उनका सैंपल भी पिक कर सकता है, ऐसा नहीं है कि उनका सैंपल, तो वो कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ के थ्रू हो सकता है। और अगर पहुंचना बड़ा टास्क हो और अगर हम लोकल से ही मैन पावर को उठाएं, युवा मैन पावर को उठाएं, तो उनको पता भी होता है कि कहाँ पे, एक थोड़ा आइडिया होता है उनको, तो यहाँ से हम सही डायरेक्शन में जा सकते हैं। ठीक है सुल्तान सर, एक ही मिनट है आपके लिए मेरे पास। सर ये बताइए कि अब आगे की दिशा आप कैसे देखते हैं किसानों के लिहाज से और खाद्य प्रसंस्करण और रोजगार के लिहाज से? सर मैं एक चीज कहना चाहूंगा तो 1 मिनट के अंदर ही। नहीं सर कहिए। गवर्नमेंट के पास बहुत पैसा है जी, और स्टेट वाइज इनको मॉल बनाने चाहिए बहुत बड़े बड़े, जैसे बाहर मेगा स्टोर्स हैं बड़े बड़े। अच्छा। तो गवर्नमेंट को हर स्टेट को अपने मेगा स्टोर बनाने चाहिए। जितने भी प्रोग्रेसिव फार्मर है जो अच्छे प्रोडक्ट बनाता है, सबके प्रोडक्ट वहाँ लगने चाहिए। अच्छा। उसमें ऑर्गेनिक है, जिसका ऑर्गेनिक का अलग से एक सेगमेंट हो, चिकन का है किसी का चिकन का अलग से हो। तो इस तरीके से अगर हम बड़े मॉल के अंदर जाएंगे ना, एफडीआई के अंदर जाएंगे, तो उनकी एक मार्केटिंग भी बहुत अच्छी होगी। जो बेरोजगार लड़के हैं, और पहले उससे लगता है कि लोगों में विश्वास पैदा करना चाहिए। सर लेगा कौन माल आप लगाते रहिए। सर वही तो बता रहा हूँ। वहाँ पे पूरी की पूरी जितनी भी हमारी एजेंसीज हैं वो चेक करके वहाँ माल ले। अच्छा। वो एजेंसी कहाँ से आएगा सर? सर पूरे हरियाणा, तो मान ही नहीं रहा हूँ कि मेरी सेहत के लिए अच्छा है। तो जैसे हरियाणा का माल है सर, जैसे हरियाणा का माल है, ठीक है, तो पूरी एजेंसीज वहाँ बिठाए, एक ऑफिस बनाए, वहाँ लैब लगाए, टेस्ट करके उस स्टोर के अंदर जाए, लोगों को विश्वास अपने आप ही बनेगा सर। किसी को बाहर जाने की जरूरत नहीं, एक्सपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं, उनको धक्के खाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जो सारी चीजें एक जगह मिले, विश्वास के साथ चेक करके। ठीक है प्रेम सर, ये व्यवहारिक दिखाई देता है क्या? ऐसा कर सकते हैं? नहीं, व्यवहारिक क्या है, देखिए इसमें पहले तो यह है, जैसे खादी ग्राम उद्योग है, बहुत सारी ट्रेनिंग्स देता है फूड प्रोसेसिंग की और भी तरह की, तो उसको बढ़ावा देना चाहिए। मैं समझता हूँ पहले तो हमें प्रोसेस के उसमें जाना पड़ेगा। इसके अलावा जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना, उनका मार्जिन थोड़ा घटाना पड़ेगा। और स्वास्थ्य के स्तर पर तो हमें काम करना ही पड़ेगा, वो ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई चीज़ नुकसानदायक है तो फिर कोई नहीं खाएगा, जाहिर सी बात है। तो मार्जिन को थोड़ा कंपनियां घटाएं। मार्जिन घटा के क्या होगा सर, हमें अच्छी चीज मार्जिन इतना ज़्यादा है सर, मैं समझता हूँ कि 10 रुपए की चीज़ 100 रुपए में या 200 में बिक रही है। क्या ज़रूरत है इतने बड़े मार्जिन की? आप थोड़े कम मार्जिन में ज़्यादा बेचे ना, वही आएगा एवरेज। और अगर ज़्यादा मार्जिन चाहेंगे तो फिर कम बिकेगा। तो एक तो यहाँ पे भी हमें काम करना पड़ेगा। दूसरा, युवाओं को प्रोत्साहित करके एक ग्रुप बनाइए, ग्रुपिंग के तौर पे, जैसे मान लीजिए एक बहुत सारी योजनाएं इस तरह की हैं ग्रुप की, तो उनके तौर पे 10-10 युवा 20 युवा मिलके एक इंडस्ट्री चलाएं, छोटा लघु उद्योग चलाएं और प्रोसेसिंग का काम करें। ठीक है सर, तो छोटी छोटी कोशिश है जिससे बड़ी तस्वीर हमारे और आपके सामने ड्रॉ। मेरे पास सर इतना ही, माफी के साथ आपको प्रेम सर रोक रहा हूं। बहुत शुक्रिया आप सभी खास सामानों को आने के लिए, चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। थैंक यू सो मच। तो फिर आज की सच के साथ को यही समेटना होगा। अच्छा खाइए, स्वस्थ रहिए, जो भी खाइए जांच परख के खाइए, और खाते खाते सिर्फ डीडी किसान देखिए। मंगलवार और गुरुवार को 6 से 7 जरूर ट्यून करिए। आपके कमेंट का, आपके रिएक्शन का मुझको बेसब्री से इंतजार रहता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए सच के साथ। कितने ही रंग है हमारे देश में, रंग भाषा के, रंग संस्कृति के, रंग गीत के, रंग संगीत के, और रंग हमारी भावनाओं के। छोटा सा, छोटी सी आशा, इन सभी चटक और सुरीले रंगों से मिलकर बनी है रंगोली। देखिए रंगोली प्रत्येक रविवार सुबह 8 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। हाईटेक खेती से सशक्त हो रहा है किसान। टेक्नोलॉजी का हो कृषि में विस्तार, इसके लिए IIT कानपुर दे रहा है एग्री स्टार्टअप्स का पूरा साथ। कृषि में युवाओं की भागीदारी से देश में बढ़ रहा है रोजगार।
कृषि स्टार्टअप की नई सीरीज एग्रीटेक स्टार्टअप्स लेकर आ रहा है डीडी किसान। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा, संकट मोचन नाम तुम्हारा, हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। देखिए संकट मोचन हनुमान सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। देखिए इको इंडिया प्रत्येक शनिवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।